The next topic that we will start today is confessions. What is a confession? Admission of guilt is called confession. Now, compared to admissions, confession is a very narrow area. Okay. And when I say narrow area, it has to be approached with caution, because here you are admitting guilt of the person. And based on this admission of guilt, you can convict the person directly. Confession can be used as the conclusive form of evidence in order to convict a person. So, confession is a very narrow area, as I said, wherein क्या होता है कि सीधा conviction आ सकता है. So therefore, there are certain precautions that are to be taken as far as confession is concerned. So, we will discuss two things. First, we will discuss confession when relevant and confession when irrelevant. ठीक है? तो पहले हम डिस्कस करेंगे confession कहाँ और कैसे relevant हो सकता है, और फिर हम सेक्शन 24, 25, 26 में पढ़ेंगे कि confession कहाँ पे irrelevant हो जाएगा या कैसे irrelevant माना जाएगा. इररिलेवेंट का मतलब है कि उसको एडमिट नहीं किया जाएगा, कोर्ट ऑफ लॉ में एडमिट नहीं किया जाएगा. तो पहले हम देखेंगे कन्फेशन को. So, as I told you, we will discuss confessions in two parts. First part is confession when relevant, and then confession when irrelevant. So first we will take up confession when relevant. कब relevant होगा. तो सबसे पहला नियम है कन्फेशन का. हमें सबको पता है कि कन्फेशन क्या होता है. एडमिशन ऑफ गिल्ट इज कन्फेशन. अब ये रेलेवेंट कब होगा? तो सबसे पहली जो चीज हमें ध्यान में रखनी है वो ये है कि पूरा स्टेटमेंट लेना है जो एडमिशन ऑफ गिल्ट किया गया है. क्या लेना है? हमें पूरा स्टेटमेंट लेना है. जो भी स्टेटमेंट कन्फेशन का दिया गया है उसको हमें देखते हैं. कन्फेशन क्या है? आप खुद एडमिट करें, या तो ये बताएं कि आपने कोई क्राइम किया है, ठीक है, और कैसे किया है, नंबर 1. एंड व्हेन आई से whole of the statement will not end in one line that I have committed the crime. The whole of the statement will include not only that I have committed the crime, but how I have committed the crime, why I have committed the crime as well. तो ये जो क्यों है और कैसे है, इसका जवाब भी इसमें होना चाहिए कि ये क्राइम आप ही ने या एक्स ने. तो होल ऑफ द स्टेटमेंट का यहाँ पे ये मतलब है कि पूरा स्टेटमेंट जो है वो सारी कहानी बताएगा, मोटिव भी बताएगा, इंटेंशन भी बताएगा, अगर मोटिव है तो ओकेजन भी बताएगा, इफेक्ट भी बताएगा, कॉज भी बताएगा, ठीक है, और बाकी जुड़ी हुई सारी चीजें भी बताएगा. और इसमें जज अपने आप को सेटिस्फाई करेगा होल ऑफ द स्टेटमेंट को देखते हुए कि ये कन्फेशन है. सेटिस्फाई कैसे करेगा और कब रिजेक्ट कर देगा, इररिलेवेंट क्यों कर लेगा, ये सेक्शन 24 में दिया गया है. उसको डिटेल में हम बाद में डिस्कस करेंगे. बट हाल फिलहाल हमें इतना समझने की जरूरत है, वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर एस्पेक्ट दैट व्हेन confession is to be accepted by the court, the whole of the statement is to be taken into account, and the whole of the statement may be inculpatory in totality or may be partially exculpatory. So when it is exculpatory, what do we mean by exculpatory and inculpatory? A statement is inculpatory that indices you for a particular crime, or that draws inference that you have committed the crime. Whosoever is making the confession, जो भी confession दे रहा है उस स्टेटमेंट में, जो पूरा स्टेटमेंट उसने दिया है, confessional statement, उसमें हो सकता है कुछ ऐसा पार्ट हो जहां पे एडमिशन ऑफ गिल्ट तो हो रहा हो, लेकिन साथ ही साथ वो बता रहा हो कि मैंने सेल्फ डिफेंस में किया या अपने आप को बचाने के लिए किया. तो यहाँ पे क्या है, वो क्या बता रहा है, वो डिफेंस भी साथ में ले रहा है. तो कोर्ट कहता है कि आप ये जो स्टेटमेंट है जो सेल्फ इनकल्पेटरी नहीं है बल्कि क्या है, एक्सकल्पेटरी है. एक्सकल्पेटरी मतलब ऐसा स्टेटमेंट जो आपको एक्सक्लूड करता हो, इंक्लूड नहीं करता हो. कहां से एक्सक्लूड करता हो? क्राइम से एक्सक्लूड करता हो, फैक्ट इन इशू से एक्सक्लूड करता हो या उससे बचाता हो. और इनकल्पेटरी मतलब इंक्लूड करता हो. कहां इंक्लूड कर रहा हो? क्राइम के कमीशन में इंक्लूड कर रहा हो. तो ऐसा स्टेटमेंट जो आपको इंक्लूड कर रहा हो सिर्फ वही कोर्ट एक्सेप्ट करेगा, ऐसा नहीं है.
when I say whole of the statement, I mean to say it will include all the types of the statements. It cannot differentiate and segregate this whole of the statement by taking into account only the inculpatory statements and excluding the exculpatory statements, or any inference, or even any inference if it comes out of the statement that the statement in totality is not amounting to confession. Somewhere it is raising doubt with respect to intention, with respect to actus reus, or with respect to any other material fact or substantive fact of that particular factual scenario. अगर कोई भी डाउट रेज करता हो, कोई भी एक भी स्टेटमेंट उस पूरे होल ऑफ द स्टेटमेंट में से, then also court will not reject that particular statement. Rather, court will check the veracity of the statement and see कहीं ये गलत तो नहीं है. So, court cannot take incriminating facts only. Court has to take all the facts, incriminating as well as non-incriminating facts. So that is why the first requirement is that the whole of the statement must be taken, and if the whole of the statement amounts to confession, where the question why and how has also been answered, then it will amount to confession. Further, if you can see, it says, and it must be noticed that even if the whole of the statement is not giving directly an impression, that डायरेक्टली इंप्रेशन नहीं दे रहा है कि ये कन्फेशन है, सीधा सीधा ये नहीं बताया कि मैंने एक्स की हत्या की है या वाई की यहाँ चोरी की है, सीधा सीधा ये नहीं बोला, बट इन सब्सटैंटिव फॉर्म वो सारी बातें बता दी जिससे सिर्फ एक ही इन्फ्रेंस निकलता हो, और वो इन्फ्रेंस क्या होगा? एडमिशन ऑफ गिल्ट. He or she has not said, A for example has not said that I killed X. Instead of saying this one line, but says, I was present where X died, I was present, I purchased the weapon with which X died, and weapon was in my possession when X died, I stabbed him, we had an argument. तो क्या किया उन्होंने? In substantive form, he or she has described all the substantive facts, material facts, which gives us only one inference. एक ही inference दे रहा है. तो ऐसे situation में क्या होगा जहां पे सिर्फ एक ही inference निकल के आ रहा हो, और वो inference क्या है? Admission of guilt. So it is not direct, it may be indirect, but the substantial facts of the case constitute the offence to be committed by whom? किसने commit किया है? Person who has been charged with the offence. ठीक है? So we will take up an example with respect to this particular situation. As far as substantive facts are concerned, or at any rate substantially all the facts which constitute the offence is concerned, let us say A was having the weapon. Now, if A allows police during the investigation, or helps police during the investigation, or reveals to the police the place where he has hidden the weapon, or where the weapon can be found, which was used in the commission of crime. weapon कहाँ रखा है, इसकी knowledge जो है person reveal करता है. Now, if that weapon has been used, it needs to be proved also. This particular statement or revelation of the weapon will not suffice. It must also be satisfied that he is the one who has used this weapon. You must also establish that the weapon, or give explanation as to the fact that someone else was not in the possession of this weapon. Maybe the weapon was yours, the weapon was used by someone else. कोई और भी तो उसे यूज कर सकता है. तो ऐसी सिचुएशन में ये तो साबित नहीं होगा कि कन्फेशन किया गया है. क्या साबित नहीं होगा? कन्फेशन किया गया है, एडमिशन ऑफ गिल्ट, because it raises what? It raises doubts. So it must be separately proved that the weapon was in the possession of the person when the crime was committed. So the whole of the statement substantially
must be able to infer. क्या infer करना चाहिए? That the weapon was in the possession of the person who has been charged, of the accused person, when the crime happened, and he is the one who has used the weapon to commit the crime. So, आसपास के फैक्ट से भी हम जो भी स्टेटमेंट दिया है उसको जोड़ के हम एक कन्फेशनल स्टेटमेंट बना सकते हैं, बट प्रिकॉशनर, बट इट मस्ट बी डन विथ अ लॉट ऑफ प्रिकॉशन. तो प्रिकॉशन क्या है? वो प्रिकॉशन दिए गए हैं सेक्शन 24 में, 25 में और सेक्शन 26 में, जो कि हम डिस्कस करेंगे. जहां पे क्या बताया गया? कन्फेशन व्हेन इररेलेवेंट. Otherwise, in normal parlance, if there is admission of guilt, either directly or indirectly, when it is indirectly, the facts substantially must show. Substantially क्या show करना चाहिए facts को? That the crime has been committed by the person admitting all these facts. Right? Let us discuss now a case, famous case, Parvinder Kaur's case, wherein court takes into account the fact that whenever a statement is given by an accused person, the statements must not be segregated or separated. Rather, the whole of the statement must be taken into account. The facts of the case are that in Parvinder Kaur is the wife of a deceased person. She has been charged with the murder of her husband. Her husband used to develop photographs. Now these photographs, in making of these photographs, certain chemicals are used, right? And these chemicals are also poisonous in nature. Her husband was one fine day suffering from some health issues, and therefore she went to the market and purchased medicine and kept those medicines at the same place where her husband used to keep those chemicals which are used to develop photographs. जहाँ पे उसका हस्बैंड केमिकल डेवलप करने वाले फोटोग्राफ डेवलप करने वाले केमिकल्स रखता था जिस अलमीरा में, उसी की शीशी के बगल में उन्होंने वायल कर दी इसकी मेडिसिन की. ठीक है, गलती से, ऐसा इनका कहना है, गलती से उन्होंने मेडिसिन की वायल उठाने के बजाय क्या ले लिया? फोटोग्राफ डेवलप करने वाला केमिकल का शीशी उठा लिया और उसको पी लिया, और उसको पीने से उनकी मृत्यु हो गई. एंड देन व्हाट हैपेंड? शी सेड दैट शी गॉट अफ्रेड that she might be jailed, she might be punished, and therefore she absconded, or you can say ran away. आगे इस डर के मारे कहीं उसके खिलाफ कोई कार्रवाई ना हो जाए. जबकि होता भी है जनरली where there is, when crime has been committed by the actual criminal, or even in accident also we see a person run away because they are afraid of the consequences or immediate effect of the consequences. And so therefore, that is what her argument is. She is charged for homicide, for killing her own husband by poisoning him, wherein she had made a statement. What is this statement? That I did not administer him the poison, he accidentally took it. तो statement क्या है? Statement में ये तो है कि उन्होंने दवाई रखी थी और उसने वहीं पे रखी थी जहाँ पे poison था, उसने गलती से ले ली. So she is making a statement where she has admitted a fact. What is the admission of fact? That she kept the medicine near the chemical compound. She could have placed it somewhere else also, but she kept it at the same place where the chemicals were kept. Now, whether it will amount to admission of guilt, because there are statements which are inculpatory in nature, because she has admitted that she has kept the medicine where the poison or where the chemical was kept. This is a statement, and this goes undisputed. But the dispute is that whether she intended to kill him or she did not. So there is a partial statement which inculpates her, whereas there is a partial statement which exculpates her. So she is not
making an admission of guilt. She is making admission with respect to certain facts, but not admission of guilt. So, both of these statements must be taken. It is not the rule of evidence that only inculpatory statements will be taken. The exculpatory statement should also be taken into account, because if you remove exculpatory statements, maybe you will lead to gross injustice to the accused person, and the outcome will be conviction. And therefore, the whole of the statement must be taken. If the whole of the statements depict और draws an inference, अगर ये inference draw हो रहा हो पूरे statement से कि सिर्फ और सिर्फ inculpation हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ क्या हो रहा है, inculpatory statement है, there is no exculpatory statement within the whole of the statement. Only in that scenario we can say that it is admission of guilt, or you can say it is a confession. Otherwise, you cannot say. If there is exculpatory statement, it will not amount to admission of guilt. It may be admission of certain facts, but it will not be admission of guilt. Okay? Okay? Any doubt so far? कोई संशय? हाँ? Next, we must know that admission of guilt or confession can be given in two forms. Or confession exists, or confession can take place in two ways. दो तरीकों से confession दिया जा सकता है. Confession कितने तरीकों से दिया जा सकता है? दो तरीकों से. एक होता है जुडिशियल और दूसरा एक्स्ट्रा जुडिशियल. जुडिशियल कन्फेशन बहुत ही सिंपल है. जहां पे भी आप अपना कन्फेशन मजिस्ट्रेट के सामने देते हैं. Whenever you make a confession or admission of guilt before whom? Before a magistrate, it is judicial confession. It may not necessarily be in a court of law. It may be made even at the house of the magistrate, where an accused person has been brought or presented before the magistrate. 24 घंटे में प्रोड्यूस करना है. पकड़ा आपने, पकड़ने के बाद में उसको प्रोड्यूस किया either in the court, or even where a person is fearful, even where a person is fearful of police torture, may directly approach to the magistrate that I want to confess, I don't want to go to police. In such scenario also, confession can come into picture, where the judge will not send him to police custody, will send him to judicial custody. यानी कि लॉकअप में नहीं जाना पड़ेगा. कहाँ जाना पड़ेगा? जेल में जाना पड़ेगा. और 24 घंटे में प्रोड्यूस करने की जरूरत नहीं है. कितने दिन में प्रोड्यूस कर सकते हैं? 15 दिन का टाइम है. ठीक है. तो जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है या जो इन्वेस्टिगेटिंग पुलिस थाना है, उससे वो बच जाता है. ये एक आप कह सकते हैं थोड़ा सा रियायत मिलती है किसको? जो जुडिशियल कन्फेशन करना चाहे. However, there are certain precautions which must be taken into account, and where those precautions are mentioned, section 24. सेक्शन 24 में जो प्रिकॉशनरी मेजर्स दिए गए वो क्या है, वो अभी हम देखेंगे. ठीक है. बट अभी समझने के लिए इतना काफी है कि कन्फेशन दो तरीके के होते हैं, जुडिशियल और एक्स्ट्रा जुडिशियल. जुडिशियल यानी कि मजिस्ट्रेट के सामने दिया गया कन्फेशन, और एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन यानी कि मजिस्ट्रेट के सामने नहीं दिया गया, मजिस्ट्रेट के अलावा किसी और को दिया गया है. ठीक है. तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि मजिस्ट्रेट के अलावा कन्फेशन दिया गया, एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन कब कन्फेशन के तौर पे एक्सेप्ट किया जा सकता है. इसमें एक चीज आप नोट कर लें, पुलिस को दिया गया कन्फेशन नहीं माना जाएगा, वो अमान्य होगा, वो इररेलेवेंट होगा. सेक्शन 25, ठीक है, वो भी अभी हम डिस्कस करने की जरूरत नहीं, उसमें एक ही लाइन लिखी हुई और वो यही है कि पुलिस को दिया गया कन्फेशन क्या होगा? इररेलेवेंट. नो कन्फेशन गिवन टू अ पुलिस ऑफिसर इज रेलेवेंट. ठीक है. सो अब पुलिस को नहीं दिया आपने, जज को भी नहीं दिया, या मजिस्ट्रेट को नहीं दिया, तो किसको दिया? तो किसी और को दिया. तो अब किसी और को दिया. अगर आपने कन्फेशन, मान लो कि मनीष ने शुभम को कन्फेस कर लिया, कन्फेशन दिया. ठीक है. अब आप देखते होंगे कि चर्च में जाके आप उस बॉक्स में कन्फेशन करते हो. ठीक है. आपने वहां कन्फेस कर लिया दैट यू हैव कमिटेड. केस हो रखे हैं इस पे सही में, पादरी को
प्लीज कॉल फादर, ही हैज मेड एन एडिशन ऑफ गिल्ट, कन्फेस किया है, वो अभी एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन है, उसको प्रूव करते हैं। ऐसे कन्फेशन भी एक्सेप्ट नहीं किए जा सकते, ठीक है। क्यों? क्योंकि वहाँ रिलीजियस फैक्टर आपको फोर्स कर रहा है, ठीक है, इमोशनल सेंस में आपने किया। बट देन इट इज वेरी व्हाट डू यू से सब्जेक्टिव एरिया, आई वुड से इट इज वेरी सब्जेक्टिव एरिया। कौन सा कन्फेशन लिया जाएगा एक्स्ट्रा जुडिशियल के फॉर्म में, कौन सा नहीं लिया जाएगा, और कितना रिलायबल होगा, राइट। सो दीज आर सम high doubts or heavy doubts that fall in as far as extrajudicial confession is concerned. So there are certain essential requirements that we must follow as far as extrajudicial confessions are concerned. So first of all, to whomsoever a confession has been made, अगर किसी को भी आपने कन्फेशन दिया है, मान लीजिए मनीष ने शुभम को कन्फेशन दिया है, then शुभम must be in a position to reproduce the exact words of Manish. क्योंकि इसमें क्या है कि एक से जब दूसरे पे जाता है तो मिर्च मसाला लगने के चांसेस हैं, तो मिर्च मसाला न लगे, किसी प्रकार का उसमें एडल्टरेशन ना हो जाए, ठीक है, तो इसीलिए एग्जैक्ट वर्ड्स का होना बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। एकदम एग्जैक्ट वर्ड्स रिप्रोड्यूस होने चाहिए एज फार एज statement by the person making the confession is concerned. तो अगर शुभम confession को बता रहा है कि उसने confession दिया है, it must be reproduction of exact words, कि उसने exactly क्या बोला था। अगर आपने ये कह दिया ये बोला होगा, शायद होगा और शायद में सारी कहानी खत्म हो जाएगी, इसीलिए यही बोला था, exactly यही बोला था। It must be reproduced exact words. Then reason and motive for confession. A person who is sitting at a cafe or a restaurant and he in confidence confessed to his or her friend, बता दिया उनको that I have committed such and such crime, ठीक है। अब फ्रेंड जो है वो कैसा फ्रेंड है, उसको क्यों बताया, वो कॉन्फिडेंस में उसको क्यों लिया, क्या वो अपना मन हल्का करना चाह रहा था, ठीक है, ये कोई बुरी बात नहीं है। इफ यू वांट टू लूजन योर बर्डन, मॉरल बर्डन, ठीक है, अपने ऊपर जो आप भार लेके चल रहे हो उसको हल्का करना चाहते हो, और आपने बताया और किसी ऐसे को बताया जो आपको कॉन्फिडेंस में, ऐसा नहीं आप सबको बताते हुए चल रहे हो, ठीक है, तब तो उसकी वेरासिटी और कम हो जाएगी, ठीक है। देखो मैंने वो किया, उठा के पुलिस पकड़ के ले गई हो। अब ये क्या है, ये आपने एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन किया है या नहीं किया है, इसमें डाउट्स रेज हो जाएंगे, क्योंकि आपने सबको बताया है, हो सकता है आप यानी फ्लैटरी हो रहे हो, ठीक है, मे बी यू आर शोइंग ऑफ दैट यू हैव डन सर्टेन थिंग, बट इफ यू सेड ओनली टू वन पर्सन इन कॉन्फिडेंस एंड यू आर इमोशनल व्हाइल डूइंग इट, इट मे increase the veracity or intensity of the truthful character of the statement. उस statement की सच्चाई में वजन डालता है, क्यों? क्योंकि आपने moral obligation समझते हुए अपने आप को लाइट फील करना चाहा है अपने किसी मित्र को बता के, और आपके मित्र ने क्या किया, आपके साथ धोखा कर दिया, ठीक है। So person selected in whose confidence reposed. Generally क्या होता है, हम देखते हैं कि पर्सन कभी भी क्राइम करता है तो या तो अपने घर जाता है या अपने किसी नियर बाई पर्सन के पास चला जाता है या कहीं जाके छुप जाता है, और जब वो वहां जाता है तो क्या करता है, वो एडमिट करता है, कर सकता है, और ऐसा होता है बहुत बार कि आप अपने आप डर के मारे, आप अंडर फियर, अंडर नर्वसनेस यू मेक दैट स्टेटमेंट, ठीक है। तो क्या है, सब्सिक्वेंट कंडक्ट भी है एक तरीके से, तो बट एट द सेम टाइम इट मे बी दैट सब्सिक्वेंट कंडक्ट मे बी कन्फेशन, दैट सब्सिक्वेंट कंडक्ट मे बी confession, wherein you have made a confession before a person who is near you. All right. So, as I was saying, that there has to be exact reproduction, that extrajudicial confession of exact words. Then reason and motive for confession. क्या reason था, ये भी बताया। जो extrajudicial confession आपने किया है और जो डिपोज कर रहा है कोर्ट के सामने कि इन्होंने मेरे सामने कन्फेस किया, उसको ये बताना होगा कि इन्होंने कन्फेशन क्यों किया या ये क्राइम क्यों किया, क्या मोटिव था और क्या रीजन था। देन पर्सन सेलेक्टेड इन हुज कॉन्फिडेंस रिपोज, को जिसके सामने एक्सट्राजुडिशियल कन्फेशन किया उसका आपका क्या रिश्ता है, क्या ऐसा कोई रिश्ता है कॉन्फिडेंस का,
क्योंकि अगर कॉन्फिडेंस का रिश्ता नहीं है और ऐसे ही बोल दिया है तो फिर जो बोल रहा है कि इसने मेरे सामने कन्फेशन किया उस पर तो डाउट्स हो सकते हैं, ठीक है ना। सो पर्सन मस्ट बी सच अ पर्सन इन हुम a particular person will repose confidence रखता है कि ये मेरी बात आगे कहीं पे भी नहीं करेगा। Quote that should in all cases be corroborated, ये लास्ट है, क्या है, should in all cases be corroborated। extrajudicial confession में जितने भी फैक्ट्स हैं सभी को क्या करना होगा, corroborate करना होगा। corroborate करने का मतलब है each and every fact must be proved even after having extrajudicial confession, each and every fact must be corroborated। ऐसा नहीं होना चाहिए कि extrajudicial confession आया उसके बेसिस पे conviction दे दिया। Extrajudicial confession is not a conclusive piece of evidence। Even in judicial confession, material facts are to be proved। Even in judicial confession, material facts are to be proved। extrajudicial confession में तो और ज़्यादा precaution रखने की आवश्यकता है। ठीक है, कोई डाउट यहाँ तक? भी हमने आधा किया। डिस्कस कन्फेशन व्हेन इररेलेवेंट। अब कब कब कन्फेशन इररेलेवेंट मान लिया जाएगा, वो भी इसी चीज से जुड़ा हुआ है। अभी इतनी देर से हम कह रहे थे ना, प्रिकॉशन लेना पड़ेगा, कॉशियस होना चाहिए, बहुत ही ध्यान से आगे बढ़ना चाहिए कन्फेशन को एक्सेप्ट करने के लिए। वो ध्यान देना और वो प्रिकॉशन लेना, ये सारी बातें कहाँ गई हुई है? सेक्शन 24, 25 और 26 में गई हुई है। 25 हमने आपको बता दिया, सबसे पहली चीज पुलिस के सामने दिया गया कन्फेशन इररेलेवेंट। अब 24 बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो हमें गाइडलाइन देता है, हमें मतलब कोर्ट को गाइडलाइन देता है कि जब भी कोई कन्फेशन देगा तो कोर्ट जुडिशियल कन्फेशन हो या एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन हो, दोनों केसेस में कोर्ट को क्या चीजें ध्यान रखनी है। What all things court must undertake or take into account as far as any confession is concerned। So 24, if you see, says confession caused by inducement, threat or promise। क्या लिखा है? confession caused by, सबसे पहली चीज inducement, और दूसरी threat, और तीसरी promise। So there may be a doubt with respect to a confession that whosoever is making the confession is speaking the truth or not। कोई भी अगर इंफॉर्मेशन दे रहा है तो वो सच कह रहा है या झूठ कह रहा है, इस बात का पता हम कैसे लगाएंगे? कोर्ट कैसे लगाएगा? कोर्ट को इस बात का पता लगाना जरूरी है, आवश्यक है। इट मस्ट चेक द स्टेटमेंट फ्रॉम टॉप टू बॉटम। Whatever statement has been given, it must be checked thoroughly in order to ensure that the statement given by the confessor is truthful and not a false statement। क्योंकि बहुत बार आपने देखा होगा मूवीज वगैरह में भी, और सच में भी होता है बहुत बार, कि किसी सर्वेंट ने, किसी ड्राइवर ने कन्फेस कर लिया, where the crime was committed by master or the employer under some promise of gaining certain form of advantage, कि आपकी फैमिली को हम 10 करोड़ रुपए दे देंगे, तुम एडमिट कर लो। वो देखता 10 करोड़ रुपए में तो बहुत हो जाएगा। या फिर आप, कई बार हम देखते हैं कि डरा धमका के तुम कन्फेस करो, नहीं तो तुम्हारे बच्चे किडनैप करके ले गए, हम कर देंगे। हाँ, ऐसे बहुत केसेस होते हैं, दिल्ली में भी हुआ होगा। Right? So it says confession caused by inducement, threat or promise when irrelevant in criminal proceeding। So if confession is through inducement, that is the confession made by an accused person is irrelevant in a criminal proceeding if the making of the confession appears to the court। If the making of the confession appears to the court, कोर्ट को लगता है
क्या लगता है? टू हैव बीन कॉज्ड बाय एनी इंड्यूसमेंट। इंड्यूसमेंट मतलब प्रलोभन देना, किसी प्रकार का प्रलोभन देना, कोई बड़ी चीज दिखा के या कुछ बड़ा एडवांटेज दिखा के या देने का वादा करके, है ना, कुछ फायदा दिखा के आपको कन्विंस कर लेना दैट यू कैन कन्फेस फॉल्सली एज फार एज अ पर्टिकुलर क्राइम इज कंसर्न्ड, कॉज्ड बाय एनी इंड्यूसमेंट, थ्रेट यानी धमका के कि आपके खिलाफ हम ये डिसएडवांटेजियस एक्ट कर देंगे अगर आप कन्फेशन नहीं करो। और प्रॉमिस कैसा हो सकता है? प्रॉमिस टू पे सर्टेन अमाउंट, प्रॉमिस टू गिव certain other advantageous or beneficial things if you make a confession, having reference to the charge, confession किसको लेके किया जाएगा? charges को लेके किया जाएगा। so having reference to the charge against the accused person, किसके खिलाफ? accused person, proceeding from a person in authority and sufficient in the opinion of the court to give the accused person grounds which would appear to him reasonable for supposing that by making it he would gain any advantage or avoid any evil of a temporal nature in reference to the proceedings against him। तो दोनों बातें हैं, या तो अपने खिलाफ चार्जेस बनाए गए, जो भी चार्जेस हैं मान लीजिए उनके खिलाफ चार्जेस, वो अगर ये प्रूव कर सके कि ये जो कन्फेशन हमने किया था ये अंडर इंड्यूसमेंट, थ्रेट और प्रॉमिस किया था, तो भी 24 लग सकता है। और कोर्ट को या फिर कोर्ट को लगता है, इट अपीयर्स टू द कोर्ट कि ये तो कुछ गड़बड़ नजर आ रहा है। क्यों गड़बड़ नजर आ रहा है? क्योंकि ये सब कुछ नहीं बता पा रहा है, ठीक है। सो इन सच सिचुएशन देयर मे बी डाउट्स एंड सच डाउट्स व्हेन कम्स इनटू पिक्चर, जब ऐसे डाउट्स अराइज हो जाते हैं तो फिर उसे हम कन्फेशन मानेंगे। हम ऐसे कन्फेशन को क्या मानेंगे? इररिलेवेंट मानेंगे। हाँ, इफ एन अक्यूज्ड मेक्स एनी कन्फेशन टू अ पुलिस ऑफिसर, तो क्या होगा? उसे हम क्या करेंगे? इररिलेवेंट मानेंगे। Then we have 26. It says confession by accused while in custody of police. Confession by accused while in custody of police, not to be proved against him. No confession made by any person while he is in the custody of a police officer, unless it be made in the immediate presence of a magistrate, shall be proved as against such person. So, what does it say? It says two things. First, that a confession, if made before the magistrate, will be relevant and be admitted. But if it is made in police custody to a police officer, then it will be irrelevant. अब हमें ये समझने की जरूरत है कि अक्यूज्ड पर्सन कौन होता है और पुलिस कस्टडी से हम क्या समझते हैं, ठीक है। तभी तो हम सेक्शन के स्कोप को समझ पाएंगे। तो अक्यूज्ड पर्सन कौन होता है? पर्सन हु हैज बीन चार्ज, जिसके खिलाफ चार्ज शीट फाइल हो रखी है, वो चार्जेस फ्रेम कर दिए गए हो, वो क्या कहलाएगा? अक्यूज्ड पर्सन कहलाएगा। उससे पहले वो क्या कहलाएगा? सस्पेक्ट कहलाएगा। और एक और वर्ड निकल के आया है वैसे तो अग्नि नगेशिया के केस में, जो हम डिस्कस करेंगे बाद में, तो वो क्या है? कंस्ट्रक्टिव इंटरप्रिटेशन ऑफ द वर्ड अक्यूज्ड। और वो क्या है कि और कोई सस्पेक्ट नहीं है, सिर्फ एक ही सस्पेक्ट है, बिकॉज ऑफ ऑल द प्रिमा फेसाई एविडेंसेस फाउंड। तो क्या हम उसे अक्यूज्ड कह सकते हैं या नहीं कह सकते हैं? कोर्ट ने उस केस में कहा कि उस केस में भी हम उसे अक्यूज्ड नहीं कह सकते। हालांकि लोअर कोर्ट्स ने इसमें कहा है, कई अलग अलग कोर्ट्स ने, अलग अलग स्टेट्स के कोर्ट्स ने, कि हम कंस्ट्रक्टिव इंटरप्रिटेशन लेते हुए इन्हें भी अक्यूज कह सकते हैं, क्योंकि और कोई सस्पेक्ट ही नहीं है, यही सस्पेक्ट है। और सिर्फ यही सस्पेक्ट नहीं है, इन्होंने बताया है कि मर्डर कैसे हुआ, लाशें कहाँ हैं, वेपन कहाँ है, वेपन पे ब्लड भी वही लगा हुआ है, जो कपड़े उन्होंने पहने हुए थे खुद के, उसमें भी सेम ब्लड लगा हुआ है। तो क्या वो अक्यूज नहीं होंगे उस केस में? तो ये भी डिस्कस किया गया है, कंस्ट्रक्टिव इंटरप्रिटेशन ऑफ द वर्ड अक्यूज। हाउएवर अग्नि नगेशिया के केस में कहा गया कि डिटेल में बाद में डिस्कस करेंगे, आज फिलहाल आपको बस एक ग्लिम्स दे रहे हैं। तो उसमें कहा गया कि अक्यूज मतलब जिसके खिलाफ चार्जेस आपने बना दिए।
और उसके बाद पुलिस कस्टडी में कहा गया। तो पुलिस कस्टडी कब शुरू होती है, पुलिस कस्टडी कौन देता है, क्या पुलिस कस्टडी वारंट के बाद शुरू हो जाती है? कस्टडी का मतलब क्या है? कस्टडी भी कंस्ट्रक्टिव हो सकती है और एक्चुअल भी हो सकती है। पुलिस थाने में बैठे हैं, पुलिस वाले सामने बैठे हैं, आप पुलिस कस्टडी में हैं, आपको पुलिस कस्टडी में लिया गया है। Not necessarily you are sitting in front of the police, you are in custody. You will be formally taken into custody. सभी लोग पुलिस के सामने बैठे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि वो सभी लोग पुलिस कस्टडी में हैं। कैल्सन ने भी यही बात कही है प्योर थ्योरी ऑफ लॉ में। क्या कहा है? साइंटिफिकली डिफाइन हुआ है कि सभी इंस्टेंसेस पुलिस कस्टडी नहीं होंगे। जब तक कस्टडी में न लिया गया हो किसी पर्सन को, पुलिस न ले, तब तक पुलिस कस्टडी नहीं होगी। पुलिस कस्टडी क्या पुलिस स्टेशन में होगी? नहीं, वो कहीं और पेड़ के नीचे भी हो सकती है, ठीक है, बाहर घूमते हुए भी हो सकती है। प्रोवाइडेड द पर्सन हैज बीन टेकन इनटू कस्टडी, यानी कि उसका मूवमेंट रेस्ट्रिक्टेड है। किसने रेस्ट्रिक्ट किया है? पुलिस ने रेस्ट्रिक्ट किया है, ताकि वो भाग के न चला जाए, एब्सकॉन्ड न कर जाए। तो अगर उसे कस्टडी में लिया गया है या जज ने, मजिस्ट्रेट ने उसे कस्टडी में भेजा है, इन दोनों चीजों में पुलिस कस्टडी में कहलाएगा। क्या कोई सस्पेक्ट अगर पुलिस के सामने आके कन्फेस करता है तो क्या वो पुलिस कस्टडी में कहलाएगा या नहीं कहलाएगा? इस पे भी कोर्ट ने कहा है कि नहीं, अभी तक पुलिस ने उसे कस्टडी में लिया नहीं है। भले ही उसने कन्फेशन कर दिया हो, भले ही उसने बता दिया हो कि कौन सी लाश कहाँ है और कौन सा वेपन कहाँ है, तो जब तक पुलिस कस्टडी में नहीं लेगी तब तक वो पुलिस कस्टडी में नहीं माना जाएगा, और जब तक चार्जेस नहीं बन जाएंगे तब तक वो क्या नहीं माना जाएगा? अक्यूज नहीं माना जाएगा। तो ये दो बातें हमें ध्यान में रखनी है। बहुत ही कंस्ट्रक्टिव, ज्यादा कंस्ट्रक्टिव इंटरप्रिटेशन हमें नहीं देना है, जैसा लिखा गया है उतने तक ही रहना है, ठीक है। तो सेक्शन 26 क्या बताता है हमें कि कोई भी स्टेटमेंट पुलिस कस्टडी में दिया गया हो पुलिस को, तो वो कैसा होगा? इररिलेवेंट होगा, ठीक है। सो